चलिए हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी। और मैं आपका हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ और कर रहा हूँ। और आपको पता कि हम आपके लिए 12th लेवल एनटीपीसी की परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए तत्पर लगे हुए हैं, जहाँ पर हम आपको मैथमेटिक्स का और रीजनिंग क्लास चला रहे हैं। जहाँ पर मैथ्स का तो पर डे चल रहा है, रीजनिंग का हमने क्लास लगाया है, लेकिन पर डे अब लगा नहीं रहे। इसलिए नहीं लगा रहा कि जो टॉपिक आ रहा है वो हम पढ़ा चुके हैं मेरे भाई। हैज 1 से लगा के आप 9 तक हमारी क्लास देख लीजिएगा। कहाँ पर मिलेगा आप बता दूं, हैज 1 से लगा 9 तक 9 क्लास हमने पढ़ाया है। कम से कम 15 से 16 प्रकार के प्रश्न हमने पढ़ाया है। और आपको लिखकर करंट के साथ कह रहा हूँ कि यही टॉपिक रीजनिंग में आ रहा है। इससे बाहर का टॉपिक अगर आ जाता है एग्जाम में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहना भाई। और रही बात मैथ्स का भी, हम एनालिसिस कवर करा रहे हैं और बिल्कुल शानदार। देखो, एक ही क्लास से आप पूरा नहीं समझ सकते, समझे? क्योंकि एक क्लास में सिर्फ आपको हम टॉप प्रश्न कवर कराते हैं 15। अब इतने प्रश्नों में क्या होता है भाई, है कि नहीं? तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी वन एग्जाम पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। यकीन के साथ देखना, फायदेमंद होगी क्लास। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। जिनका एग्जाम 3 तारीख को है, 4 को है, 5 को और 8 को, इसके बाद एग्जाम नहीं है, तो हम लास्ट तारीख को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलो, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनाभागार गड्ढा खोदने की लागत ज्ञात कर। बहुत शानदार प्रश्न है। इसका कॉन्सेप्ट ये होगा मेरे भाई कि सबसे पहले हम निकालें इसका आयतन। हमारे पास एक घनाभागार है, हमने कहा आयतन। मेरे भाई, अगर घनाभ की आयतन की बात करें तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एल गुणा बी गुणा एच। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही तो क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। हम आयतन निकालेंगे, ध्यान रखें, तभी आंसर आएगा। हमने कहा 6 × 4 × 10, ये हमारा आयतन निकल गया। जो भी आयतन निकलेगा याद रखें, उसी में आपको पर मीटर का गुणा करना, बस हो गया, कुछ भी नहीं करने का। समझे? समझे कि नहीं, ये बताओ बात। हमने क्या बोला, दिया गया प्रश्न कह रहा है कि इस लंबाई का, चौड़ाई का और गहरा है, इसका आयतन निकाल लीजिएगा। उसी को खोदने में कितना पैसा लगेगा, वहां कह रहा है वर्ग मीटर, मतलब 15 प्रति वर्ग मीटर आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब 1 मीटर का आपको कितना पैसा लगेगा, 15। तो हमने कहा अगर हम इसको हल करते हैं मेरे भाई, तो आप देखो यहाँ हम, अगर देखो आपको बता दें, अगर ये तो हमारा आयतन की कहानी है और ये हमारा पर मीटर का पैसा है, तो कुछ नहीं करना, आपस में गुणा कीजिएगा, उत्तर आएगा। आपको बता दे रहा हूँ, अगर किसी भी संख्या में एक बार जीरो आ गया, समझ जाओ कि आंसर में जीरो ही आएगा। अब ऑप्शन हमारे पास जीरो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मिल रहा है। और आप यकीन दिलाता हूँ, आप इन्हें गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 57,600। नहीं आएगा तो बोलिएगा। तो याद रखें, 57,600 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? ये आपका कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था ना। तो आप 2D 3D का प्रश्न पढ़े, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, वृत्त, त्रिभुज, है कि नहीं? त्रिभुज के प्रकार पढ़ लें, प्रश्न आ रहा है भाई। नेक्स्ट, चतुर्भुज के प्रश्न आ रहे हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और आप जो प्रश्न नीचे देख रहे हो ना, ये रीजनिंग का प्रश्न है मेरे भाई। और हम याद रखें 2025 के प्रश्न पत्र जो रेलवे के एग्जाम में आए थे, वही प्रश्न आपको दिखा रहे हैं। ये प्रश्न उसी के हैं, लेकिन हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि भाई क्या इस प्रकार के प्रश्न मैथ्स का आया था, इस अध्याय का आया था, इस लेवल का आया था। उसके आधार पर हम प्रश्नों को निकाल के आप पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग की बात कर 100% लिखकर गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये प्रकार का प्रश्न आ रहा है, आप देख रहे हो। तो एग्जाम देने जाओगे तो जरूर बताना कि इस प्रकार का रीजनिंग का आया था, नहीं आया था। अब कहना सर रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे। मेरे भाई, रीजनिंग मैंने 9 क्लास पढ़ाया है। 9 क्लास अगर आप पढ़ लेते, इससे बाहर का रीजनिंग नहीं आएगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ बार बार। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बहुत शानदार प्रश्न है। रेलवे का प्रश्न चल रहा है मेरे भाई, और 100% आप कह दे रहा हूँ, गारंटी के साथ फायदा होगा सो होगा। एक क्लास से आप पूरा फायदा नहीं उठा सकते, समझे? चलिए, हमारे पास प्रश्न है। एक टंकी के तल में एक होल है, होल है मतलब छिद्र है, जिससे पानी रिस रहा है, मतलब निकल रहा है। एक टंकी को एक नल 8 घंटे में भर सकता है, और तल के होल में, सॉरी, मतलब जो होल है, तल का होल, वो 12 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर सकता है। यदि नल और होल दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब कुछ प्रश्न इतने इजी होते हैं कि दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे मेरे प्यारे भाई जो कठिन होगा।
आपको दिक्कत करेगा, समझे। हाँ, तो अगला हम स्टेप चलते हैं। हमने कहा ये ए नल है जो पानी भर सकता 8 घंटे में, बी यू होल है जो खाली कर सकता 12 घंटे में। ये तो रखने का कॉन्सेप्ट होता है। अब एलसीएम निकालेंगे तो ये बताओ कितना आएगा। 12 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में जो डाटा आएगा वही एलसीएम कहलाता है, और यही होता है धारिता। मतलब टंकी कितना पानी भरेगा, 24 लीटर। हमने कहा 8 तेरी 24, 12 दूना 24, ये क्षमता निकल गया। अब ये बताओ, अब ए भरता है 1 घंटे में 3 लीटर, बी खाली करे 1 घंटे में 2 लीटर। दोनों को एक साथ चालू करें, जो 3 भरा 2 खाली किया, तो पर हावर 1 लीटर पानी बच रहा है। तो समय कितना लगेगा पूरी टंकी को भरने में। तो मेरे भाई पूरा टंकी 24 लीटर का है, 24 से जब हम इस क्षमता से भाग लगाएंगे तो 24 बार ही भाग जाएगा। यही आपका राइट आंसर आएगा 24। हाँ, और जो रीजनिंग का प्रश्न आप अगला देख रहे याद रखें, ये रीजनिंग का प्रश्न है, रेलवे का प्रश्न है, और आपको बता दूं लिखकर 100% कह रहा हूं मैं, ये प्रश्न भी आ रहा है रेलवे में, आ रहा है, आएगा सो आएगा। अब पढ़ा दिया गया इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन आएगा, सुन लीजिएगा। और एग्जाम अगर आप देख रहे हो मैथ्स का क्लास, तो रीजनिंग की क्लास जे इस टॉपिक का प्रश्न अगर आएगा तो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एक नहीं 2 प्रश्न आएगा, सुन लीजिएगा, 2 नंबर का जुगाड़ है ये प्रश्न का। अगला मैथ्स की क्लास, मैथ्स की क्लास चला रहा है। देखो रीजनिंग बहुत इजी है, इसलिए मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ पर डे, मैंने टॉपिक निकाल निकाल के पढ़ा दिया और आपने पढ़ा होगा। तो मैंने कहा भाई रीजनिंग क्यों फोकस करें जो इजी है, तो भाई जो कठिन कर रहा है उसको फोकस करें ना। चलिए, 4 संख्याएं क्रम से 16 अनुपात 10 अनुपात 9 अनुपात 17 के अनुपात में, यदि इन 4 संख्याओं का योगफल 6292 है, तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल क्या होगा। देखो हमें इतना बड़ा डाटा दिया है, बड़ी दिक्कत करेगा, तो इतना ऑप्शन आप देख पा रहे हो। अब इतना इजी कॉन्सेप्ट होगा, देखिएगा हल करने का। पहली और तीसरी का योग बताओ क्या रहा। मैंने कहा पहली संख्या भाई 16 है, तीसरी संख्या 9 है। हमने कहा अनुपाती है, अब योग करेंगे तो मेरे भाई 25 आएगा। कितना आएगा 25। अब पहली और तीसरी का जो योग है 25 आ रहा है, आंसर भी इसके पहाड़े में आएगा, याद रखें आंसर भी इसके पहाड़े में आएगा। अब आपको बता दें 25 का नियम कहता विभाजिता का कि अंतिम 2 अंकों में, समझे, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर 25 का भाग जाएगा मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। हमने कहा यहाँ 25 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ तो अंतिम 2 अंकों में जाएगा 25 का भाग, मतलब 30 25 में 25 का भाग पूरा चला जाएगा। जब अनुपाती योग 25 आ रहा है तो आंसर भी 25 के पहाड़े में होगा। 25 का नियम कहता है अंतिम 2 अंकों में भाग जाना अति आवश्यकता है, तो भाग तो चला जा रहा है, इसका मतलब 30 25 ही आपका राइट आंसर होगा। अब इस प्रश्न को अगर आप लेंदी हल करोगे तो समय आपके पास नहीं बचेगा। और याद रखें 30 प्रश्न मैथ्स के आ रहे हैं, अगर आप हमारी क्लास कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर ले तो 25-30 प्रश्नों को आप बेहतर कर पाओगे, समझे। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट अगले प्रश्न आपके समक्ष, और शानदार प्रश्न है। टॉप 15 प्रश्न आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और विद्यार्थी मुझे बहुत अच्छा देख रहे हैं, हजारों हजारों विद्यार्थी देख रहे हैं मैथ्स की क्लास। अच्छा लग रहा है कि मेहनत कर रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ। चलिएगा, और इसी प्रकार से आप देखते रहें, और अच्छा लगे तो बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखें। 5 संख्याओं का योग 655 है। हमने कहा 5 संख्या 655 है, ठीक है। पहली 2 संख्याओं का औसत 77। हमने कहा देखो अगर औसत दिया है और संख्या दिया तो संख्या गुणा औसत करने पर योग मिलता है। तो हमने कहा 2 सत्ते 14, सत्ते 14 1 15, मतलब इन 2 संख्याओं का योग कितना मिलेगा 154। अब एक तीसरी संख्या जिसका मान कितना है 128 है। अब जोड़ रहे हैं भाई, 8 4 12, हंस के 5 2 7 1 8, 282, मतलब 3 संख्याओं का योग 282 है। अब ये बताओ 5 का 655 है, ठीक है, और 3 का 282 है। अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो आप खुद समझदार हैं, निकल के आएगा आंसर हमारे पास। हमने कहा यहाँ 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ हाँ ठीक है, यहाँ 15, ठीक है, यहाँ 7 बचेगा, और यह हमारे पास 5 था, 5 में 2 गया 3 बचेगा, 373 आएगा। इन 2 संख्याओं का घटा दिए तो 2 संख्याओं का योग 373 आ रहा है। अब 373 योग है, इसको हम भाग लगाएंगे किससे, 2 से। हमने कहा 2 एकम 2, तो ये 2 बार तो भाग नहीं, एक बार भाग जा रहा है। हमने कहा 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर मिल रहा 2 जगह, हाँ
हमने कहा और भाग जाएगा, 2 6 12। अब देखो 186 सिर्फ यहीं पर है, आगे 0.5 लाने से बेहतर है कि आप टिक मार करके आगे बढ़ जाओ। यही तो चालाक विद्यार्थी का काम होता है। तो आपको चालाकी भी करना है पेपर में, चालाकी नहीं करोगे तो आपको पछताना हो सकता है। समझे ना बच्चे? हाँ, याद रखिएगा भाई, बड़ी मेहनत से आपको डाटा निकाल के खोज के दे रहा हूँ, आपकी तैयारी बेहतर हो सके करके। आप लोग पढ़ रहे तो अच्छी बात है, वरना गलत बात है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और ये प्रश्न मैं बताऊंगा। ये आपका, आज रखें, आपको बोर्ड मास रूल से आंसर लाना है और आपको जानते होंगे बोर्ड मास रूल। नहीं पता, पता रखें। कम से कम 2 या 3 प्रश्न आने की संभावना 30 प्रश्नों में। समझे किस चीज़ का? इस चीज़ की बात कर रहे हैं आप, सरलीकरण का। तो इसका मान सरल करना है, आपका होमवर्क रहेगा प्रश्न क्रमांक 91 और आपको 62 ला के बताना। अगर आता है इसका मतलब आपने सही तरीके से हल किया होगा, वरना आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप ये प्रश्न नहीं बन रहा है। सीधी बात है कि नहीं? अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आपके समक्ष है बहुत शानदार प्रश्न मेरे भाई, और ऐसा प्रश्न मज़ेदार होता है। देखना कैसे प्रश्न आते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। और आपकी तैयारी अगर बेहतर होगी तभी जब आप प्रश्नों को समझ पाओगे, सीख पाओगे, और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको दिमाग में पुटअप करें और पेपर में जाएं। 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, समझे, 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जो मूल्य है, बेच रहे 100 में और लेकर भी आए 100 में, तभी तो मूल्य बराबर है। ये समझे? कहने का मतलब है सीपी और एसपी, खरीदे आपने 100 रुपया में और बेच भी कितने में रहे? 100 रुपया में। समझे? ये कहना चाह रहा है। तो आपको पूछ रहा है हानि या लाभ प्रतिशत हो। बहुत शानदार प्रश्न है, इतना इजी टॉपिक होता है ये वाला। अगर आप सीख गए, देखो हम ऑफलाइन क्लास में लगाते हैं मेरे भाई, ऑफलाइन भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से आप भी पढ़ सकते हो। चलिए, हमने कहा कि 100 रुपया में, देखो ध्यान रखें कितना समझा के बताते हैं। 100 रुपया में आपने खरीदा कितने पुस्तक? 30 पुस्तक। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, रखने में क्या तकलीफ है, समझने कष्ट करे। और कह रहा उतना ही बेचे, 100 रुपये में आपने बेचा, एसपी मतलब सेविंग प्राइस, कितने बेचा आपने? विक्रय किया 24। ठीक है, अगली बार ऐसा प्रश्न आएगा तो बना डालोगे आप, सीखोगे तब। अब ये बताओ, 100 रुपया में आपने 30 खरीदा था और 100 रुपया में 24 बेचे, तो अभी आपके पास कितने बचे हैं? 6। तो अभी आपने 100 का 100 कमा लिया। तो बताओ लाभ होगा क्या हानि होगा? भाई लाभ होगा। इसका मतलब हानि वाला आंसर नहीं आएगा, लाभ होगा। अब जो आप बेचते हो उस वस्तु को नीचे रखो, 24। हमने कहा 6 कम 6 और 6 चौके 24। अब बताओ 1/4 मतलब मेरे भाई होता है भिन्न में, इसका परसेंट मान 25%। ऑप्शन मेरे पास सेकेंड। अब लाभ हमने बताया, लाभ कैसे आएगा हमने बताया, और आपको 25 कैसे आया ये बताया। तो शानदार प्रश्न था। और ये मत सोचना कि रेलवे का सिर्फ वही काम आएगा, रेलवे, बैंक, एसएससी, स्टेट एग्जाम सब में आपको सपोर्ट होगा। और अगर भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप हमसे रखते हो चाहे तो बता दें, हम डेली भर्ती परीक्षाओं की जानकारी देते रहते हैं। आप हमें ज्वाइन जरूर कर लें भर्ती परीक्षाओं की जानकारी के लिए। एक बार विजिट करना चैनल पे, उसके बाद आप कहना कि हमें सर से जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। चलिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगर आप अध्याय, अगर आपको नहीं पता कौन कौन सा अध्याय आ रहे हैं तो आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। चलिए, हर बार मैं हर क्लास में बताता हूँ। संख्यापत्ति, एलसीएम एलसीएफ, अनुपात, सोनपात, साझारी, मिश्रण, भिन्न, एज, समीकरण, सांख्यिकी, है कि नहीं, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, एसआई, सीआई, फिर 2D 3D, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, बीजगणितीय, और फिर हमारे पास समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नाव, धारा, समय, कार, पाइप, टैंकी। इतने अध्याय अगर आप पढ़ लेते हो, माना जाए कम से कम 20 और 25 अध्याय के बीच अगर आपने पढ़ लिया तो आप मानो बहुत अच्छा कर सकते हो, 25+ बना सकते हो प्रश्नों को। वैसे 30 के 30 प्रश्न नहीं बनेगा, याद रखिएगा भाई, 30 के 30 प्रश्न नहीं बना सकते, लेकिन आप 25+ बना सकते हो अगर आप बेहतर तैयारी है तो। चलिए, वैसे हमारी क्लास के माध्यम से आप मैं बताऊँ 20+ प्रश्न बना सकते हो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास अटेंड कर रहे तो। एग्ज़ाम आज भी है और कल भी होगा, परसों होगा, और 5 को होगा, फिर 8 होगा। 2 संपूरक कोणों में से सबसे बड़ा कोण छोटे कोण से 62 अंश अधिक है। छोटा कोण का माप बता। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको बननी चाहिए। और सभी प्रश्न आधा के रेलवे के ही हम बता रहे हैं और एनालिसिस करके ही बच्चों के आधार पर प्रश्नों को निकाल के पढ़ा रहे हैं। ये मत सोचना कि हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बेवकूफ़ी हम नहीं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। समझे? बच्चे हैं आप हमारे, शिक्षक के काम वही होता है बच्चों का बेहतर भविष्य ना कि बदतर। हमने कहा 2 संपूरक कोणों का योग की बात करें तो हमेशा कितना होता है? 180 अंश रहेगा।
अगर ये छोटा वाला तो ये बड़ा होगा। हमने कहा अगर छोटा वाला x है तो बड़ा वाला मेरे भाई x प्लस 62 होगा। ये समझे, हमें कह रहा है छोटा जितना भी है उससे कितना ज़्यादा है 62। हमने कहा x है, x प्लस 62 हो जाएगा। अब देखो छोटा वाला कोण प्लस बड़ा वाला कोण, इन दोनों का योग कितना रहेगा मेरे भाई 180 रहेगा, समझे। अब हमने कहा ठीक है, अब x जोड़ोगे तो 2x बनेगा प्लस 62 रहेगा ना, हाँ 62 रहेगा, माफी चाह रहे हैं, चलो गलत हो गया हो तो चलो। अब 100 बराबर लगा 180 रहेगा। अब हम इसका पक्षांतर करेंगे मेरे भाई, तो ये बनेगा 2x बराबर 180 माइनस 62। अब देखो, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे अगर 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ मेरे भाई 7 में से अगर 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का 1 हो जाएगा, मतलब 118 आया। यहाँ 2x रहेगा। जैसे ही आप यहाँ से भाग लगाओगे तो x बराबर 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 नम 18। तो आप देख पा रहे होंगे x का मान है 59 अंश बन रहा है। ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर मिल रहा है, सेकेंड में, समझे कि नहीं। ये होता है दो संपूरक कोणों की कहानी। और आ रहे हैं प्रश्न, समझे। चलिए नेक्स्ट क्लास, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं सरलीकरण का प्रश्न है, और बहुत शानदार प्रश्न है भाई। इसमें क्या हल करना बताओ, थोड़ा हल कर लेते। देखो कुछ प्रश्नों को कैसे ऑप्शन से बनाते ये भी सीखते चले मेरे भाई, इससे क्या होगा आपको समय बचा पाएंगे, समझे। माफी चाह रहे हैं, स्टॉप हो गया, थोड़ा सा स्टॉप हो गया। चलिए हाँ, अब देखो, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ हम 96/39 है, और कोष्टक में आपको 91 प्लस 26 कोष्टक बंद माइनस 103 को सरल कीजिए कह रहा है। हमने कहा सरल करना है, ठीक है, क्या तकलीफ है भाई, पहले कोष्टक खोलो, हल होता। हमने कहा ठीक है, 6 का 7 9 और 1 हो जाए 2 11, 1 17 बनेगा, ठीक है, 1 17 बनेगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा आ रहा है, अब 1 17 तो आ गया है। अब हम माइनस 103 करेंगे तो अभी पहले घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोष्टक में गुणा होता है। तो जे हमने कहा 3 तरका, सॉरी 3 दूना 6, 3 सॉरी माफी चाह रहे हैं, इसको भागा लगाएं, 3 तरका 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तरका 9। अब हमारे पास इतना बन गया। अब 32 बटा क्या आएगा 13, इसका जो मान आया मेरे भाई जी आया 32 बटा 13, और गुणा में आपने इसको जोड़ा 117 बना है, माइनस 103 है। अब हमने कहा 13 नम 117 होता है ना, होता है। तो हमने कहा देखो 32 से गुणा 9, तो हमारे पास 32 से गुणा 9 माइनस 103 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको बता रहा है शॉर्ट हल करके कैसे आंसर आएगा। हमने कहा वो देखो, हम अगर जब भी आपको शॉर्ट हल करना है तो 1 डिजिट नियम जानते हैं। देखो गुणा करने के बाद घटा लेना, आंसर आएगा। हमने कहा शॉर्ट करते, 9 दूना 18 होता है, ठीक है, इसका गुणा करने पर लास्ट में 18 आएगा, और मतलब 8 आएगा लास्ट में। भाई इकाई के गुणा करने पर 8 18 मिल रहा था, हमने कहा लास्ट में 8 आएगा। अब लास्ट में 8 आएगा तो इसका जो मान होगा लास्ट में 8 होगा, और इसका मान जो लास्ट में कितना 5 है 3 है। अब दोनों पहले घटेंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जिसकी इकाई में 5 हो, तो यहाँ पर ही 5 यही आपका आंसर होगा। बाकी आप 32 × 9 गुणा करके माइनस 103 कर लीजिएगा, 185 मतलब 185 ही आपका राइट आंसर होगा, समझिए। हाँ सॉरी, इतना करने से अच्छा कि आप क्या कर पाएँ, शॉर्ट कॉन्सेप्ट से ऑप्शन के सहारे आगे बढ़ सकते। चलिए मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, और यही आपका तरीका रहने वाला, समझे। चलिए अगले प्रश्न बढ़ रहे हैं। ऑप्शन के सहारे करने से क्या होता है, देखो अगर हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे तो आप भी वही सीखोगे, अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो आप भी हमारे साथ सीखोगे और आगे बढ़ोगे, है कि नहीं। ये तरीका होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और बहुत शानदार है। फर्स्ट प्रश्न शायद मैं आपको घना वाला बताया था। हाँ अभी देखो, आप नेक्स्ट प्रश्न आपके पास शंकु का आया है। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5904 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा उसके आधार का व्यास 72 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन लेंदी याद रखें। और 1 नंबर का प्रश्न है, देखो पर समझा देते हैं, जो आपका शंकु बन जाएगा, ठीक है। आधार का व्यास मतलब इसका पूरा जो मान है वो कितना 72 है, आधा करेंगे तो मेरे भाई 36 बनेगा, मतलब त्रिज्या, ठीक है। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। हमने कहा जे दिख रहा है,
इसे बोलते हैं एच हाइट और ये कहलाता एल। देखो आपको बता दें, हमारा देखो ये हाइट कहलाता है, इसी को पूछ रहा है क्या, ऊंचाई पूछ रहा है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ऑप्शन के सहारे चलेंगे, देखना लंबा करने से क्या होता है, समय बर्बाद होगा। ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आपका आर होगा जो 36 होगा, पूरा पूरा अपना 72 है सेंटीमीटर, लेकिन हाफ करेंगे वही तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो हमने कहा आर का मान 36 बनेगा भाई, ना बनेगा। अब देखो हमें एल का मान पता करना पड़ेगा फिलहाल, अभी तो एच बाद में निकलेगा। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज हमने कहा, अगर हम बात करें शंकु का तो हम डायग्राम बना के बताया। वहीं अगर आपको पूछिए वक्र प्रक्षेपफल तो मेरे भाई वक्र होता है पाई आर एल। याद रखते चलो, देखो फॉर्मूला नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगा। अगर वहीं बात करें संपूर्ण की तो मेरे भाई संपूर्ण का मतलब होता है पाई आर, आर धन एल। लिख लीजिएगा मेरे भाई, लिख लें, इसमें क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता दिक्कत की बात है। अगर वहीं बात करें शंकु का आयतन, देखो हम आपको भला चाहते हैं इसलिए आपके लिए बता रहे हैं एक्स्ट्रा, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। और इससे पहले भी बता दें, हम इस प्रकार के प्रश्न पढ़ा चुके हैं और पेपर में आ रहे हैं भाई, समझे। तो वक्र संपूर्ण आयतन हमने आपको बता दिया फॉर्मूला, याद रखें। अब हमें जो लेन देन है मेरे भाई वो आपको काम देने वाला है वक्र का। वक्र हमें दे के रखा, ठीक है, हमने कहा यहाँ पर हम बैठेंगे 5904 पाई बराबर पाई आर एल। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आर का मान आप देख रहे हो, आर का मान देख रहे हैं आप, अगर आर की मान आप देखोगे तो हमारे पास जो आ रहा है 72 तो व्यास है। अब आर का मान यहाँ रख दे, थोड़ा जगह नहीं बचा हमारे पास, चलो हम ये आपको बताते, ठीक है। चलो आर का मान देखो हमारे पास बराबर रखें, यहाँ बैठेगा, पाई तो रखना नहीं क्योंकि पाई कटवा रहा है। आर हमने कहा 36 है, एल नहीं पता, यही तो निकलेगा पहले, एल निकलेगा फिर एच निकलेगा, बहुत लंबा कर दिया, पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है। अब हम काटेंगे भाई, चलो 5904 को विभाजित करेंगे। हमने कहा चलो 4 नाम 36, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 चौके 16, भाई 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 होगा, 2 बचेगा, 4 अट्ठे 32, सॉरी 4 छींक 24 होगा। तो आपके पास कितना आएगा 1476, ठीक है। और यहाँ 9, हमने कहा 1476 बराबर 9 इंटू एल, ठीक है। अब फिर काटेंगे, 9 एकम 9, हमारे पास 6 बचेगा, ठीक है, सॉरी 5 बचेगा, माफी चाह रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है भाई, जाओ। हमारे पास कितना बच्चा है 1476 बच्चा है, अपॉन 9 ला लीजिएगा, एल का मान निकल जाएगा, पक्षांतर कर लिए तो गुणा से भाग चला गया ना। हमने कहा 9 एकम 9, तो आप ये बताओ यहाँ कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। अब भाग लगाओगे, 9 पना 45 होता है, 9 छक्का 54, 3 बचेगा, 9 चौके 36, मतलब 164, 164 ही तो क्या है, एल का मान है, समझे कि नहीं। हाँ अब देखो, अब हमने कहा था कि अगर आपका शंकु बन रहा है तो आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर हमें इसका मान देखो, ये आपका क्या होता है एल, ये एल है, एल का मान कितना आया भाई 164 आ गया हमारे किससे, वक्र से। अब हमें त्रिज्या पता है कितना है इसका, आर का मान 36 है। अब एच का मान चाहिए तो समकोण त्रिभुज मेरे भाई लगाना पड़ेगा, समझे। लंब आधार, सॉरी ये कर्ण कहलाएगा, ये लंब आधार कहलाएगा। तो याद रखें समकोण त्रिभुज लगाएंगे तो हमारे पास एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये रखना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय हमने कहा, हमारे पास ये क्या हो गया भाई, ठीक है, ये एल है, एल का मान कितना दिया है भाई 164 आया है, पावर 2 लगाओ बराबर, ठीक है। हमने कहा एच का मान हमारे पास नहीं है, प्लस आर की मान की बात करें, आर की मान हमें चाहिए, तो हमने कहा आर का स्क्वायर, आर का मान कितना 36, 36 का पावर 2। अब आप देखो इतना हल करते करते पगला जाओगे कि ना पगलाओगे भाई, इतना 164 का वर्ग निकालोगे, 36 का वर्ग निकालोगे, पक्षांतर करोगे, घटाओगे, फिर वर्गमूल निकालोगे। तो आप बता दें, देखो हम 1 डिजिट नियम लगाते हैं, 1 डिजिट नियम आपने पढ़ा होगा, अगर 36 का वर्ग करूं मैं
तो जो भी डाटा आएगा, ठीक है, आप पता है जो भी आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, आप खुद बताओ। 36 का वर्ग करने पर अगर आप 36 ना देखो, ओनली लास्ट में 6 देखो, 6 का वर्ग करो तो लास्ट में क्या आएगा, 36 आएगा, सॉरी 6 आएगा। हम 1 डिजिट ले रहे हैं, 1 डिजिट, ठीक है। अब देखो 36 का वर्ग करो या 6 का वर्ग करो, लास्ट में 6 ही आएगा। आगे कुछ भी आएगा, कोई लेन देन नहीं, फिलहाल अभी लेन देन नहीं है। हमने कहा ठीक है। अगर मैं यहाँ वर्ग करूँ तो यहाँ कितना आएगा, 4 का कितना होता है, 6 होता ना, होता ना। अब ये बताओ, हमने यहाँ जो भी आएगा आने दो, ठीक, आगे डाटा कुछ भी आए, कोई लेन देन नहीं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, लास्ट की, 1 डिजिट की। अब ये बताओ, यहाँ आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो भी मान होगा आपस में बराबर हो। हमने कहा अगर यहाँ 6 है तो इस तरफ भी 6 होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ अगर हम 0 रखते हैं, ऑप्शन के साथ देखो, लास्ट में ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ 0, 8, 9, 2 हो। हमने कहा कि भाई अगर हमें यहाँ लेफ्ट हैंड तरफ 6 है तो राइट हैंड तरफ 6 बनाने के लिए यहाँ 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिजिट नहीं पकड़ रहे अपन लोग। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना बनने चाहिए, 6 बनने चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड तरफ 6 है। कुछ समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो भाई? हाँ, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6 होनी चाहिए। हमने कहा 0 रखेंगे तभी 6 आएगा, वरना नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसके इकाई में 0, मतलब 160। यही आपका राइट होगा। मैंने समझाया लेकिन समझाने वक्त लगा, ये आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट होगा इकाई 1 डिजिट नियम का, वरना लेंदी में तुम पगला जाओगे, चकरा जाओगे। ये आपका बिल्कुल राइट और सही कॉन्सेप्ट है, चिंता ना करें, आंसर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और इससे पहले आप बता दो, रीजनिंग का प्रश्न दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, 7 बॉक्स ऊपर बैठे नीचे बैठे, आपको बताऊं 100% गारंटी के साथ आ रहा है। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, लिख के रख लो। अगर आप मैथ्स देख रहे हो, रीजनिंग की बात करें, इसी प्रकार के प्रश्न आ रहा, आएगा सो आएगा, एक नहीं 2 प्रश्न आएंगे, एक नहीं 2 प्रश्न आएगा, सुन लीजिएगा। और पेपर देने के बाद जरूर बताना सर आपने सही बोला था, हाँ प्रश्न आए थे, फिर बताऊंगा मैं कि भाई हम भी क्या चीज़ है कि नहीं। चलिए, हम भी नहीं चाहते भाई आपका समय बर्बाद हो, जो भी पढ़ा रहे हैं आपके काम लायक समझे। चलिए, अब हमने कहा ठीक है, 2 संख्याएं आपके समक्ष है, ए और बी का अनुपात 5:3 है, तो 3a माइनस 2b, हाँ मान यही रख देते हैं। देखो ए का मान 5 है, बी का मान 3 है, हम मान पुटअप करते हैं। हमने कहा 3a, हम 3 इंटू क्या बनेगा मेरे भाई, ए का मान कितना है 5, तो 5 बैठ जाएगा, माइनस का माइनस हमने कहा 2, अब कुछ नहीं मतलब गुणा होता भाई, बी का मान 3 है। हमने कहा ठीक है, इसको हल करते हैं पहले, 3 पंजे 15 माइनस 3 दूना 6। अब ये बताओ इसको जब घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 9 बचेगा, 9 ही बचेगा ना। इसको याद रखें, तो इस पूरे का मान 9 आया, रख पाते आप, रख पाते भाई, इसको लेके चलते। 6 इंटू ए, मतलब ए का मान 5 है, प्लस लगाओ 2 इंटू बी 3, क्योंकि बी का मान 3 है। हमने कहा 6 पंचे 30 और 3 दूना 6, तो कितना बनेगा 36। अब ये बताओ इसका मान 9 आया है, इसका मान 36 आया, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, मतलब 1:4 आपका ऑप्शन चौथा राइट होगा। नहीं होगा, होगा। और रीजनिंग हमने बताया है, देखो हम बताते चल रहे हैं बीच बीच में, बाकी मैंने बता चुका बार बार, 9 हैच क्लास तक मैंने पढ़ाया है रीजनिंग का, और बिल्कुल वही है जो हम पेपर में आ रहा है। और नहीं यकीन तो एक बार विजिट कर लो, उसके बाद पेपर देने जाना, फिर बताना। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो, महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों के लिए 14,000 रुपये की राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर अवधि में अंत में ब्याज के रूप में 3,500 का भुगतान किया, तो x का मान, x मतलब परसेंट, दर पूछ रहा, बहुत शानदार प्रश्न। देखो कुछ नहीं करना, r निकालना है आपको, बस यहाँ रखो SI, नीचे रखो P, यहाँ रखो 100 और यहाँ रखो T। अगर टी पूछेगा तो टी यहाँ बैठेगा, आर यहाँ बैठता, सुन लीजिएगा, अदला बदली। अगर आर पूछा तो टी यहाँ बैठेगा, और टी पूछा तो आर यहाँ बैठ जाता है, और आर पूछा तो आर यहाँ, टी यहाँ बैठेगा, बस। हमने कहा हमारे पास ब्याज के रूप में SI 3,500 रुपये है, हमने बोला था ऊपर SI बैठेगा। कितना आप उधार लिए थे, 14,000 रुपये, यहाँ 14,000 बैठा रो। हमने बोला परसेंट 100 बैठता, अब हमने बोला आर पूछ रहा है तो टी यहाँ बैठेगा भाई, कितने साल, 4। अब ये बताओ 3 0 3 0 चले गए। हमने कहा ठीक है भाई, अब पहाड़ा पढ़ते हैं क्या इसमें। हमने कहा 7 पना 35,
7 दूना 14, ठीक है। अब हमने कहा अगर 2 से पहाड़ा पड़े यहाँ 50 में तो 25 बनेगा, और नीचे कितना 4 है बस। अब देखो 25/4, अब मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो देखो 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 25 से बड़ा ना हो, 25 मिल जाए। हमने कहा 4 छिंग 24, 4 सत्य 28, तो 6 ही बार पहाड़ा पढ़ोगे। इसका मतलब यहाँ 6 नहीं, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 6 नहीं, यही आपका आंसर आएगा 6.25। अब तुम बेवकूफ़ी करोगे, मुझे पता है, आगे 0.25 निकाल के लाओगे, फिर उत्तर बताओगे। ये मेरे भाई इतना करने का वक्त नहीं है वहाँ पेपर में। हम आप क्यों सिखा रहे हैं बार बार, क्यों मेहनत कर रहे हैं बताओ। पर डे आपके हम आधा घंटा 30 मिनट 40 मिनट वीडियो बना रहे हैं कि बच्चों को सहयोग हो सके, पढ़ सके, बेहतर कर सकें। और ऐसा मत सोचना है कि वहीं वहीं काम आएगा, रेलवे के जितने वैकेंसी सब में काम आएगा, समझे। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ये आपका ऑप्शन के सहारे होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है 29। प्रश्न क्रमांक पे ध्यान ना दें, बस प्रश्न पे ध्यान दें। हमारे पास सरल करने की बात कर रहा है, मतलब क्या निकालना मेरे भाई, वर्गमूल निकालना। क्या निकालना है, वर्गमूल। अगर आपको वर्गमूल का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बता दूं, आप पूछ सकते हो ना भाई सर वर्ग कैसे निकालेंगे वर्गमूल। आपको बता दूं मैं, वर्ग निकालने का मैंने एक वीडियो बनाया है बिल्कुल 20 सेकंड में, 20-15 सेकंड। देखो सीख जाओगे तो कम समय लगेगा, तो 15 से 20 सेकंड में आप वर्ग निकालना सीख सकते हो। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा, समझे। हम आपको बता दें, शॉर्ट ट्रिक करके लिख देंगे एक लिस्ट, वहाँ पर आप देखना मैथ शॉर्ट ट्रिक्स, वहाँ पर जाके आप देखना वर्ग, वर्गमूल, गुणा, भाग, जो घटाना सब सिखाएंगे। अभी तो हम वर्ग सिखाया फिलहाल, बच्चों ने बोला सर वर्ग निकाल के बताए किस प्रकार निकालते हैं, हम वर्ग वर्ग सिखाया है, जाके देखा। अब देखो वर्गमूल भी सिखाएंगे वर्ग के बाद। हमने कहा इसका देखो, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो अंक हैं, यहाँ पर अंक बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर ऊपर नीचे आंकड़ा सेम हो जाए तो ये समझ जाना कि भाई पॉइंट यहाँ पर भी यहाँ पर सेम, मतलब पॉइंट आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास जो डाटा बच कर आया है वो कितना आ रहा है, 28,224 अपॉन 784। अब हम सिंगल सिंगल के रूप में समझ सकते हैं। देखो ये अपने आप वर्गमूल है, ये अपने आप वर्गमूल है। 784 तो आपको पता ही होगा मेरे भाई किसका होता, बताओ बताओ किसका होता है। अब इतने बेवकूफ़ी ना करें, 784 किसका होगा ये बताओ। 28 का होता है, नहीं पता। देखो 1 से 30 तक आपको मुखागर बननी चाहिए, क्या, वर्ग, तब अच्छा रहेगा। तो 1 से 30 तक आप मुखागर याद रखें। हमने कहा 784 का वर्गमूल 28 होगा, याद रखें। अब देखो, अब हम एक काम करेंगे, चलिए अब इसको छोड़ दें फिलहाल, अब ऊपर लेके चल। देखो 28,224 का वर्ग थोड़ा दिखा देते हैं निकालने के लिए। अगर हम 4 की बात करें, 4 किसी भी संख्या के वर्गमूल में, वर्ग में तभी आएगा जब उस संख्या के पीछे 2 या तो 8 हो। ये तो आप सीखा होगा, नहीं सीखा है तो जरूर सीख लेना भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बताएंगे आपको। थोड़ा समय लगेगा, प्रश्न अभी संख्या बढ़ रहा, ध्यान रखें ना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सीखिएगा, प्रश्न अभी बढ़ा ही रहे अपन लोग, समय तो लगेगा सीखने के लिए। हमने कहा 4 तभी मिलेगा जब उस संख्या के पीछे 2 या तो 8 हो। हमने कहा ठीक है, अब देखो होने दो। अब अगर है, हमने कहा एक संख्या लोप मारो, मार दिया आपने, एक संख्या लोप मार, इसको देखो 282, 282 किस संख्या के वर्ग के समीप है। हमने कहा कि भाई अगर 15 का देखें तो 225 होता है, कम हो गया, 16 का 256, 17 का 289। इसका मतलब हमने कहा 16 का वर्ग तो 256 होता है, 17 का 289 होता है। तो हमें 289 पे ध्यान ना देके कम पर ध्यान देना, मतलब 256 नज़दीक है, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। 289 282 से ज़्यादा हो रहा है, हमने कहा 16 ही लेंगे। देखना इससे है, लेना इससे है, तो हमने कहा लेंगे हम। चलो अब लेते हैं हम आपके लिए, मतलब इसका जो मान हो सकता है वो 16 मान रहे हैं, याद रखें, ठीक है। हाँ अब बीच में आप देखेंगे ऐसी संख्या उठाओ जो 5 वाली, हमने कहा 5 लेने, मतलब 165। अब 165 मतलब इकाई में 5, इकाई में 5 हो तो नियम कहता है इस 5 का बनेगा 25, और आगे बड़ी संख्या 17 होगी, तो 17 और 16 गुणा करेंगे, याद रखें, तो हमारे पास आएगा मेरे भाई 272, 272।
ठीक है। ये विधि होता हल करने का। आप तुम्हें समझाना पड़ रहा है भाई, क्या बताएं, बेसिक क्लास थोड़ी है, लेकिन फिर भी क्या करें, है कि नहीं बच्चे, आप हमारे हो, सीखना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो भाई मेहनत करेंगे हम आपके लिए। हमने कहा इकाई में 5 हो तो समझ जाना, कोई भी संख्या वर्ग निकालने के लिए 5 का 25 बनेगा, और एक बड़का संख्या से गुणा कर दो, 272 आया। 272 25। अब ये बताओ, 27,225 आया है। इसकी तुलना में जो बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है भाई, जो 27 या 28 है। हमने कहा जो बड़ा होगा वही आंसर होगा, तो हमने कहा 168 बड़ा है, इसका मतलब यही आंसर आएगा। तो इसका वर्गमूल 168 आया, इसका वर्गमूल 28 आया। अब ये बताओ, भाग लगाना है। ऑप्शन कह रहा है मेरे भाई, ऑप्शन बता रहा है कि भाग या तो जाएगा 6, 22, 24, 9। अब ये बताओ, 8 का ऐसा गुणा संख्या पकड़ो कि गुणा करने पर 8 ही मिले। हमने कहा 8 है कम, एक बार 1 से गुणा होगा तब 8, यहाँ 8 मिलनी चाहिए। हम 8 देखो, यहाँ लास्ट में 8 है, यहाँ 8 है, तो 8 का गुणा करना है। 8 का गुणा किसके साथ करें? हम लोग 1 करेंगे तभी आएगा, तो यहाँ पर 1 तो है नहीं है, 2 हो सकता है, 8 दूना 16, है कि नहीं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं है। तो ऑप्शन में हमारे पास देखेंगे, ऐसी संख्या पकड़ो जो ऑप्शन मिल जाए। हमने कहा 6, हाँ ऑप्शन में है, मतलब 28 का भाग 6 ही बार में जाएगा। वहाँ की आप काट लीजिएगा, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आप काट लेना, कोई बात नहीं, आपको विभाजित करते बनता विभाजित कर लें। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि 8 ऐसी संख्या है, इसमें अगर हम किस संख्या से गुणा करें कि लास्ट में 8 मिले। हमने कहा 8 छिंग 48 होता है, समझे, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे, बाकी भाग लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और बहुत शानदार प्रश्न है। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि प्रश्न प्रतिशत लाभान्य बट्टा SICI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, आने वाला बताने वाला। एक सोफे का अंकित मूल्य 578 है, क्रय मूल्य से 34% अधिक है, तो लाभ प्रतिशत 10 है, तो छूट प्रतिशत बता। बहुत शानदार प्रश्न है। देखो, आपको ओनली छूट परसेंट पूछ रहा है, इसका मतलब पैसा छोड़ दीजिएगा। पैसा पूछता आप कितना पैसा छूट मिला तो बात अलग है, छूट नहीं पूछ रहा है। देखो, हमने बोला CP अनुपात A, मतलब अंकित मूल्य, हम A को अंकित मूल्य मानते हैं, MRP नहीं। माना कि उस पर उसका लागत मूल्य कितना, 100 रुपये था, मतलब CP। क्रय मूल्य से कितना अधिक है अंकित मूल्य? 34%। हमने कहा अगर 100 रुपया लिखा था, 100 रुपये लागत है क्रय मूल्य, तो 34 अधिक होगा, 134 हो गया। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप और भी काट पीट सकते हो तो काटो, वरना मत काटो। ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब बोल रहा है 10% का लाभ होता है। हमने कहा लाभ की दोस्ती SP के साथ और CP के साथ होगी। अगर उस वस्तु को बनाने में 100 रुपये लगा है, 10 का लाभ तब होगा जब आप उसको कितने बेचोगे? 110 में। लिखा कितना है? 134, बेच कितने में रहा? 110 में। अंतर कितने आ गए मेरे भाई? यहाँ पर 4, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2, 0, हाँ, इतने का आपने क्या दिया? डिस्काउंट दिया है। लिखा 134, दिया 110 में, तो आपने डिस्काउंट दिया 24 रुपये का। किस पर दिया? 134 पर, लिखा पर। अब यही इसी को परसेंट पूछ रहा क्या भाई? तो 134 नीचे आएगा जो उस पर अंकित था। याद रखें, आगे बढ़ रहे हैं, लिख लीजिएगा। हमने कहा 24/134 गुणा 100। अब हमने कहा आधा कर लेते हैं, तो मेरे भाई आधा बनेगा 12, आधा बनेगा 6, एक यहाँ देंगे 7, कितना आएगा? 67। तो इन्हें गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1200, तो 1200 बटे आएगा 67। ठीक है ना, समझे? अब ये बताओ, अब आपको कह रहा है कि इसको पहाड़ा पढ़ना है मेरे भाई। पढ़ेंगे क्या पहाड़ा भाई? चलो देखो, अभी आपको बताते हैं। हमारे पास 1200 रुपये था, 1200 रुपये है, मतलब 1200 है, 67 से भाग देना है। ऑप्शन के सहारे चलेंगे तो आंसर फास्ट आएगा, वरना लटक जाओगे। हम ऑप्शन कह रहा है एक बार पहाड़ा ही पढ़ना है, हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा तो 67 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम हटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ हो जाए 11। अब 11 में 5 गए, 6 गए, 5 बचेगा। अब उधार लाओगे ना। अब देखो, अब ऑप्शन की बारी फिर आती है। हमेशा मन से मत करना भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको बताने के चक्कर में। अब 67 का पहाड़ा या तो 5 बार, 7 बार, 0 बार, 1 बार। देखो, हम 1 बार लेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका चौथा कट गया। वैसे चौथा तो पहले से कट गया है,
हाँ देखो, माफ़ी चाह रहे हैं, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने। ऑप्शन थर्ड और चौथा नहीं आएगा क्योंकि पहाड़ा फर्स्ट में एक बार गया है। अब बता दिया तो 5 बार है तो 7 बार। मैंने कहा मेरे भाई 5 बार में बहुत कम हो जाएगा। देखो ना, पच्छक का 30 मतलब 3, देखो हमने कहा अगर माना कि 60 मान लो, कम करके 60 गुणा 5 करें, अगर 5 बार पढ़ा, 5 छक्का 30 आएगा, 300 ही आएगा मानो, या 300 प्लस आएगा, बस हो गया। तो इतना नहीं, हमें तो 500 तक लेके चलना है। इसका मतलब ये हुआ अब एक लौता ऑप्शन बच्चा है वो 7। खत्म खेल। आगे 9.1 ना लाओ, मैं नहीं पूछने वाला, ना तुम्हें पेपर में पूछने वाला कोई कि कैसे आया है। इसका मतलब 17 जहाँ पर लिखा होगा वही आंसर होगा। ये होता है, ये मत सोचना कि कट ही नहीं रहा है, हम काट ही नहीं पाएंगे, कैसे करें, हम पढ़ें ना पढ़ें। अरे भाई समझो तो ऑप्शनों के सहारे, कौन हम बता रहे हैं बड़ी मेहनत से ना। ये होता है ऑप्शनों के सहारे लेके आप प्रश्नों का हल करना, समझ गए। पढ़ा नहीं बनता मत पढ़ो, ये ऑप्शन के लेके चल जाओ, आंसर आएगा। अब 2 ऑप्शन ऐसे ही छट गए थे क्योंकि पहाड़ा फर्स्ट में एक बार ही जाएगा, समझे, तो यहाँ नहीं आएंगे। अब पहाड़ा या तो 5 बार 7 बार। अब भाई दिमाग लगा लो, 5 बार बहुत कम हो गया। हमने कहा 67 गुणा 5 नहीं बनता, तो भाई 60 गुणा 5 कर लो। 60 गुणा 5 भाई 300 के आसपास बनेगा, बहुत कम हो गया, हमें तो 500 के आसपास चाहिए ना। ये आपका ऑप्शन सेकंड राइट। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है और लिख कर कह रहा हूँ प्रश्न आएंगे भाई, बहुत अच्छा प्रश्न, मेहनत कर रहा हूँ मैं। निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करें। औसत मतलब मेरे भाई क्या होता है, आंकड़ों का योग अपॉन कुल आंकड़े। अब ये देखो, अब मत कहना कि छोटा सा प्रश्न सर नहीं आ रहा है, अरे देख लेना भाई, छोटा छोटा प्रश्न भी आता है, ऐसा बात नहीं है कि आप कह रहे सरल सरल। छोटा प्रश्न भी आएगा, बड़ा भी आएगा, कुछ टॉपिक हम कवर नहीं कर रहे हैं माना जाए। अब पूरी क्लास में नहीं हो सकता ना, अब इतना बस पूरे 30 प्रश्न कवर कवर करवा माना जाए, बहुत वक्त लगेगा और समझाना ही पड़ता है। इन्हीं की फटफट बता दी चलेगा नहीं, हम बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को समझाएंगे तब सही रहेगा। ऐसा नहीं कि यूके भर्ती में काम दिए छोड़ दी, भाई और भी तैयारी तो करना है। निम्नलिखित संख्याओं का औसत, और आई वो बात और बताऊं, अगर आप भर्ती परीक्षाओं की जानकारी चाह रखते हैं तो जरूर फॉलो करना भाई, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं की जानकारी और तैयारी दोनों करवाता हूं मैं। निम्नलिखित संख्याओं का औसत हम बता दें, इन्हें आप जोड़ लीजिएगा। अब देखो मैं ही जोड़ के बताऊं तो क्या मतलब है, समय ऐसे ही बीत जाएगा। तो आपको बता दें, आप इन्हें जोड़ेंगे और भाग लगाएंगे, ठीक है, जोड़ेंगे और भाग लगाएंगे। तो हम बता दें, जोड़ जाड़ के आपके पास आएगा टोटल आंकड़ों का योग 280, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आंकड़े हैं, 8 आंकड़े हैं, तो 8 से भाग लगाओ। हमने कहा 8 तेरी 24 है कि नहीं, 4 बचे, 8 पंजे 40, 35 ऑप्शन हमारे पास है। यही औसत है इन आंकड़ों का। इतना तो करना था, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, अब पढ़े नहीं होते ना, तो औसत क्या होता पता ही नहीं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न चल रहा है हमारा टॉप 15 की क्लास में, और अगली क्लास फिर मिलेगी आपको। तो जिनके एग्जाम है आगामी दिनों में याद रखें, तो जरूर पढ़ के जाएं। आज तो 2 तारीख हो गया, 3 4 5 8 वाले बच्चे बिल्कुल पढ़ कर जाएं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। और एग्जाम अगर आप को सहयोग होता है हमारे माध्यम से, रीजनिंग की क्लास और मैथ्स की क्लास से, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भाई, अच्छा लगेगा हमें सुन के। तो माध्यिका मतलब होता है मेरे भाई बीच की, क्या होता है, बीच की संख्या ज्ञात करना। बीच की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आरोही क्रम में, सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाएंगे और बंटवारा करेंगे, बीच में कौन आएगा, तो उससे अच्छा है आरोही क्रम में जमाने से पहले सुन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आंकड़ा का जो क्रमांक है विषम रूप में जाए तो 1 जोड़ दीजिएगा। हमने कहा हमारे पास योग करने पर 12 आ रहा है, 2 से भाग लगाएंगे, 2 छींग 12, ये 6 बता रहा है छठवां पद। छठवां पद ही क्या होगा मेरे भाई, बीच की होगी, ये होता तरीका। अब हम आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में जमाएंगे, तो हमने कहा बढ़ते क्रम में जमाने से क्या होगा, हम बीच की संख्या निकाल पाएंगे। ये तरीका होता है। हमने कहा पहले आएगा 13, फिर हमारे पास आने वाला 25, 27, बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है, ये मत सोचना। ये देखो हल्का कॉन्सेप्ट इजी है, हल्का कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन ध्यान देना पड़ता है कि डाटा कौन आएगा इसके बाद। एक भी नज़र छूटा आंसर छूटा। 27 28, अब हमारे पास आने वाला है 43, अब मेरे पास आएगा 57। अब देखो सातवां तक पहुंच गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, हाँ छठवा ही तो आपका क्या होगा, माध्यिका, यही आपका राइट आंसर था। चलिए, तो ये क्लास अब समाप्त होती है और एक क्लास में पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, अधिक से अधिक क्लास देखें, रीजनिंग का देखें, मैथ्स का देखें, और फायदा होगा। ये बार बार कह के पढ़ा रहे हैं, चलिए फायदा के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं आपके लिए, क्या हम टाइम पास करना चाह रहे हैं, नहीं।
तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नया तारीख नया प्रश्न मिलेगा और 100% ऑथेंटिक रूप चल रहा एनालिसिस और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आ रहे भाई। आपकी फ़ायदा आपकी तैयारी बेहतर करना चाहते हो, देखना आगामी शिफ्ट और आगामी तारीख वाले बच्चे पढ़ते रहे, मैं आपके साथ हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है। आपका कमेंट मेरा हौसला बढ़ाएगा और बेहतर से बेहतर काम करूँगा आपके लिए। और आप अगर भर्ती परीक्षाओं की जानकारी रखते, बार बार कह रहा हूँ, रखना चाहते हो, कोई ऊँची वैकेंसी कब आ रही है, कितनी पोस्ट है, फॉर्म फिलअप कब होगा, लास्ट तारीख कब होगा, एग्जाम डेट कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली करंट पर पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल टॉप ऐसे मोस्ट टॉप टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कराता हूँ डेली, टॉप 10 आप घटना चक्र या करंट अफेयर पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का नाम। और एनालिसिस RRB NTPC 12th लेवल CBT एग्जाम पे आप मैथ्स और रीजनिंग की क्लास देख सकते हैं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।